मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ दौरान मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए, जोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उसके पास सफाई में कहने के लिए कोई चीज नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फोन पर यह कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की को इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते, जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते, आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए। अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़िर हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो भी उन्हीं को इंसाफ ना मिले, तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी को बहुत दूर तक ख्याल। उसके बाद शहादत आई, खुद सजा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्जामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सजा देने के लिए, जाली सजा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मजीद गहरा किया और जज को सजा दी, शहादत देने वाले को सजा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है। अंसार अब्बासी साहब को,
जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सजा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगा, मुझ पर इल्जाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज इल्जाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी जिंदगी आप इंसाफ के कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के जिम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊं? ना मैं इनकार कर रहा हूं, ना मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि नवाज शरीफ तो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने अपने पूरे खानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उस ही लाया जाता है, उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें यह कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों के नहीं लगा सकता। आप झूठे मुकदमात में वजीर आजम को अदालतों के चक्कर लगवा सकते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक सच्चे इल्जाम में, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था, उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को खत्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहां पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही, शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने है, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज्जत करती हूं, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे खिलाफ भी खबरें लिखते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियां अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और वो जज हैं जिन्होंने जब लॉयर्स मूवमेंट में
उन्होंने जजेस की और इंसाफ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जजेस और लॉयर्स के साथ मिलकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतर मिनल्ला साहब भी जानते हैं कि वो सिर्फ जजेस की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो जो जजेस उस वक्त अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे वो उनकी बहाली की या कुछ अफराद की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो उस अदल की बहाली की मूवमेंट थी जिसको एक डिक्टेटर ने विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब से मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस मामले में सच को सामने आने देंगे, सच को तौहीन का नाम नहीं देंगे, सच के रास्ते को आसान बनाएंगे, उसके अंदर से जो दुश्वारियां हैं और रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तौहीन अदालत किस चीज़ का नाम है या मुंसिफ की तौहीन किसका नाम है, तो आप अभी 2-3 दिन पहले के हुकूमती एक शख्स के जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, उसने ये बात की थी कि उस जज को सामने खड़ा करके जूते मारने चाहिए। इससे बड़ी तौहीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी पाकिस्तान में ना किसी मुंसिफ की हुई है ना अदलिया की हुई है। और इस तौहीन पे अगर नोटिस नहीं लिया जाता, बाकी जो इतने वाकयात है तौहीन, तो फिर शकूक व शुबहात उठेंगे और जायज होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मेरे कहने की जरूरत नहीं है, जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा, तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास अपने मजालिम का कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ मैं जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, मैं सिर्फ उनकी गवाही पर नहीं जाती, उसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन जिन चीजों का फैसला हो चुका, जिन चीजों से ये साबित हो चुका कि साकिब निसार साहब न सिर्फ कानून के, अदलिया के, कौम के, आइन के और इस 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं, उन चंद चीजों में से मैं आपको जरा कुछ दोबारा याद दहानी करा दूं कि जो फुर्तियां उन्होंने अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थीं, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक नेफेरियस डिजाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। उनके सामने एक एजेंडा था जिसकी तकमील उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो सरबराही है उसमें होना थी। चुन चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई, मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNAs पर लगाई, मुस्लिम लीग नून के विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई, जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे, जिसमें ये तलाल चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं,
मेरे दाएं दानियाल अजीज साहब ये साहब पीछे खड़े हैं, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मुस्लिम लीग नून में आपको उन लोगों की कमी नजर नहीं आएगी जिनको चुन चुन कर तौहीन अदालत पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उनको सच बोलने की पादाश पर उनको इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारे सेनेटर्स को, हमारे अपने एमएनएस को, एमपीएस को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका क्योंकि वो जानते थे कि वो मुंतखब हो जाएंगे और पीएमएलएन की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का बाइस बनेंगे। और उसके अलावा बदनाम जमाना, अब मैं क्या कहूं, पैनामा करते हुए जो इकामे पर जिल्लत का सफर इख्तिताम पजीर हुआ वो साकिब निसार साहब की सरबराही में हुआ। और वहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, वो उतना ही इंसाफ का कत्ल पे उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने ताहयात 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया। ताहयात उसकी बेटी को बगैर कोई इलेक्शन लड़े, बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे हुए 7 साल सजा दी, नाअहल किया। और उसके बाद वहीं पर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने तारीख एक बना दी इंसाफ के कत्ल की। उन्होंने नवाज शरीफ को पीएमएलएन की सदारत से भी हटा दिया। और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो या मुकदमा आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी और उसी बेंच से मिलेगी और उसी कोर्ट से मिलेगी। और जी नहीं, वो मैं अभी आपको बताती हूं। तारीख के अंदर हर चीज दर्ज है, वो ना आप भूले ना मैं भूली हूं। बल्कि सिर्फ आप ये देखें कि जब उन्होंने ये एक्सेसेस कमिट कर ली, जब ये ज्यादतियां वो कर चुके, तो बजाय इसके कि वो शर्मसार होते या कहीं ना कहीं उसको अनडू करने की कोशिश करते या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते, वो कहाँ किस तरफ चल पड़े। वो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर कभी किसी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी कहीं छापे मार रहे हैं। और पाकिस्तान का कोई शख्स, कम ही शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो साजिश में शरीक नहीं था। साजिश में जो शरीक थे उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हासिल थी, साकिब निसार साहब की भी और औरों की भी। साजिश के सारे मोरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फायदा उठाया, लोगों की तजलील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पे मोहर लगी है उनकी खिदमत की कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के अमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया। और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फकत अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट खत्म नहीं होती। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, साबित करप्ट तरीन इंसान है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, जो
न सिर्फ ये कि अपनी एटीएम मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है, बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा, और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया, या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई, और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों को का जो एतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा, उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं, और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है। इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थी, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीक़ाकार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफी सही, 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अब बहुत हो गया, अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है।
अजान। की तब्दीली हो रही है 19 नवंबर को, तो आपकी नए ISI चीफ से क्या तवक्कुआत हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो आज धक्कम पेल के थ्रू लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसी 19 या 20 तारीख को सामने रख के की जा रही थी कि उनकी मौजूदगी में जो आइन और कानून की तबाही मचा सकते हो वो मचाओ। लेकिन आप देख लें, उनके कुर्सी पे होते हुए भी, सब ताकत के मौजूद होते हुए भी आज उनकी हर वार नाकाम जा रहा है, उनकी हर कोशिश जो है वो रायगां जा रही है। तो इसमें आने वालों के लिए भी सबक हैं, जाने वालों के लिए भी सबक हैं। मेरे सबक याद कराने से उनको सबक याद नहीं होगा। जो हालात और वाक़यात पिछले 3-4 साल में और खुसूसन पिछले 2 महीने में इस्टेब्लिश हुए, तो अगर आपको ये लगता है कि ताकत के बलबूते पर यू विल गेट अवे विद इट, ये नहीं होगा। तो इसी में बहुत बड़े सबक है सीखने वालों के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है ज्वाइंट सेशन में भी जो हुकूमती इत्यादी है, खासतौर पर PTI के अरकानों कहते हैं हम आए नहीं, हमें जबरदस्ती लाया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया? आपने जब कहा ना हुकूमती इत्तेहादी, मुझे लगा आपने कहा हुकूमती कैदी। तो जिस जो हुकूमत अपनी पहले ही जो भीख में दी हुई इमदाद पर खड़ी हो, और जब उसके लोग ये कहना शुरू कर दें, तो मुझे उसमें और क्या बाकी बचता है कहने के लिए। ये नविश्ता ही दीवार है। हुकूमती इत्तेहादी भी पढ़ रहे हैं, हुकूमत भी पढ़ रही है, लाने वाले भी पढ़ रहे हैं, जो लाए गए वो भी पढ़ रहे हैं और आवाम भी पढ़ रही है। हालात दिखाई दे रहे हैं, इस हुकूमत का खात्मा जो है, कम से कम इमरान खान खुद अपने बोझ से जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इन हाउस चेंज है, क्योंकि जो इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं जो कि हकीकी इस्लाहात हैं, उसके लिए इन हाउस चेंज की तरफ बढ़ेगी, या ये ऑप्शन जो ये दरवाजा क्लोज कर चुकी है मुस्लिम लीग नवाज के, इन हाउस चेंज जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, चाहे अर्ली इलेक्शन हो जाए उसके बाद? देखिए, इस जो भी अब सिचुएशन है उसका एक ही हल है जो मैं नवाज शरीफ साहब से गाहे बगाहे सुनती रहती हूँ, और वो ये है कि अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है, और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे वन ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो 2023 में इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ एक सेकेंड, हम सिर्फ अवाम के को देख रहे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की मखलूक पर अपना फैसला छोड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। अगर जो अंडू हो जाए तो आपके मामला हल हो जाएंगे? सिर्फ अंडू होने, सिर्फ अंडू, और उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए जिनका प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है बकौल आपके? सजाओं का आगाज तो हो गया है, और वो कुदरत की तरफ से हुआ है। सजा जो है वो सिर्फ जेल में बंद होने को सजा नहीं कहते। जब एक बेगुनाह, मैं तो अच्छी तरह ये बात जानती हूँ, जब एक बेगुनाह जेल में जाता है तो वो उसको ये नहीं कहता कि मुझे सजा हुई है, वो तो बड़ी हौसले से उसको काटता है कि ये तो मेरे रास्ते की एक ऐसी एक कांटा था जिसको मुझे चुनना ही था, क्योंकि हक के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। सिर्फ जेल सजा नहीं होती। जो आज जिस इबरत का वो निशान, चलता फिरता एक इंसान इबरत का निशान बना है, सजा वो होती है जिस सजा के साथ उनको पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा,
वो जहां जाएंगे उनको इन्हीं इल्काबात से लोग नवाजेंगे। जेल तो 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल में खत्म हो जाती है। ये वो सजाएं उनके माथे पर कुदरत ने लिख दी है जिनसे वो पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। मेरी नजर में इससे बड़ी सजा कोई नहीं है। जज के एफिडेविट को क्या आपकी लीगल टीम अदालत में लेकर आएगी और जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाएगी? देखिए, एक सेकंड, हाईकोर्ट के जज का नाम भी आया, तो क्या ये केस किसी हाईकोर्ट? मैं अभी अपनी लीगल टीम के साथ बैठूंगी और हम इस चीज को वे करेंगे। और ये मेरी लीगल ऑप्शंस अभी खुली हैं, मैं इसको अभी डिस्कस भी कर रही हूँ। और थोड़ा टाइम आज नैब ने खुद ही मांग लिया है। वो नैब जो रोजाना की बेसिस पे मेरे केस को चलाना मियां साहब पर भी आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आई और पाकिस्तान के अवाम पर सबसे बड़ी मुश्किल आई वो ये कि देखें, पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सुबह महंगाई कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है, जहां महीनों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से जो है वो महंगाई होती है। और आज हम ये सुनते हैं कि 3 दफा गैस मिलेगी दिन में, जैसे वो 1-1 किलो या 2-2 किलो चीनी के थैले पाकिस्तान के अवाम को भीख की तरह थमाए जाते थे अंगूठे पे निशान लगाकर। आज उसी तरह सुबह नाश्ता आपको अगर आपने पहले करना है या बाद में करना है और गैस का वक्त खत्म हो गया तो वो वक्त का तयन कि आप कब नाश्ता करेंगे, कब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, कब तहज्जुद का वक्त शुरू होगा, कब आप गर्म पानी से वजू कर सकते हैं, कब आपको गैस मिलेगी, कब आप दोपहर का खाना खाएंगे, कब आप रात का खाना खाएंगे, ये इमरान खान तय करेगा, जिसके घर में बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिला तातुल 24 घंटे गैस आती है, जिसके किचन का खर्चा या हुकूमत पाकिस्तान देती है या पाकिस्तान के अवाम देते हैं। उसको क्या लगे चीनी की कीमतों से, डीजल की कीमतों से, फराटे भरती हुई 10 मर्सिडीज की जो उसका कॉन्वॉय जाता है, उसको क्या पता कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता है, डीजल की क्या प्राइस है, बिजली की क्या कीमतें हैं, गैस की क्या कीमतें हैं। ये तो पाकिस्तान के अवाम जाने बेचारे जो ये अजाब पूरा दिन और पूरी रात भुगतते हैं। मैडम ये भी चलेगा कि राना शमीम साहब जो है वो लंदन में मुलाकातें भी करते थे नवाज शरीफ साहब से और आपकी पार्टी के वो भी रहे हैं, तो उसके बाद उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहती है? और एफिडेविट के हवाले से ये है कि जिस नोटी पब्लिक से आपने उनको टेस्ट करवाया उससे आपने भी यूज किया था, हालांकि वहाँ पे 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे नोटी पब्लिक वकला थे जिनसे अटेस्टेड करवाया जा सकता है, तो क्या कहना? सबसे पहले तो जो यूके के जितने भी ये इदारे हैं वो क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। तो ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे, सब उनको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई अननोन शख्स है जिसको कोई जानता नहीं है। और जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहां से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती रही। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उस बात को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी स्टैंप को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो चाहे
ए से हो, बी से हो, सी से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। अपराध के हवाले से बड़ा मामला संगीन होता जा रहा है। लापता सहाफी मुदस्सर नारू 3 साल उसको हो गए, उनकी फैमिली और उनका 4 साल बच्चा आपसे मिलने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो कहाँ है खातून और बच्चा? आप उनको ले आए। मैं अभी जा रही हूँ। PFUJ ने मुझे आज इनवाइट किया हुआ है। PFUJ ने मुझे इनवाइट किया हुआ है बतौर स्पीकर, तो मैं आज वहीं पर जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को भी लेके जाती हूँ, मैं इस खातून को भी लेके जाती हूँ। वहाँ पर आप मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिबल इदारा है नोटरी पब्लिक, तो आप अपनी मनी ट्रेल की भी कोई नोटरी पब्लिक करवा के अदालत में जमा करवाएंगे या समझते हैं कि हमने कराई थी? आपने करवाई है? जी बिल्कुल। मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो नोटराइज्ड है, हर चीज नोटराइज्ड है। हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए इन लोगों की तरह जिनके पास आज कोई जवाब नहीं है मेरे इल्जामात का देने का। शुक्रिया। आइए आप मेरे साथ।